हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आर रमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी चल रही थी और उसके सॉल्यूशन के हमने दो मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ लिया था हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड दूसरा पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। दोनों को अच्छे से हमने पढ़ लिया था। उस क्वेश्चंस भी हमने कुछ किए थे। बाकी क्वेश्चंस हम जो है सेपरेट क्लासेस में करेंगे। ओके, सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अभी। ओके, डोंट वरी। ठीक है, तो आज जो है हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं सॉल्यूशन में ही, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ओके, और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, लीनियर का मीनिंग है नॉर्मली 1 डिग्री जिसमें होती है नॉर्मली। ओके, क्लियर। और दूसरा वो उसकी एक स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगी और कैसे लिखी होगी हम देखते हैं। देखिए, a differential equation of the form dy by dx plus p of x into y is equal to q of x। सिंस हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं dy by dx दिया है, इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स पर और डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, एक्सपर्ट तो डिपेंड करती नहीं है। तो यहाँ पर dy बाई डी की डिग्री भी 1 होगी और साथ में y जो है y की डिग्री भी 1 होगी। y की भी पावर ज्यादा नहीं रहेगी, डिग्री मोर देन 1 नहीं रहेगी। किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, क्लियर। या फिर हो सकता है कि y को डिपेंडेंट वेरिएबल ना देकर x को दिया हो। उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर x को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया गया है इक्वेशन में और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो सिंस हमें मालूम है कि डिग्री डिफाइन होती है डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव से, ना कि इंडिपेंडेंट से। तो अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म dx by dy plus p of 1 y into x is equal to q1 of y। is it clear? okay, one more thing, सिंस y का कोफिशिएंट या dy by dx है, उनका कोफिशिएंट कांस्टेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, x का फंक्शन है तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे y का कोफिशिएंट p of x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का कोफिशिएंट, x का फंक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होगी। हो सकता है कभी कभी x जो है dy by dx के साथ मल्टीप्लाई होकर भी आए, तो क्या प्रॉब्लम है? dy by dx से पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इसका इसके प्रोडक्ट में अगर x का कोई फंक्शन होगा तो कैंसिल हो जाएगा और इधर p ऑफ x के साथ चला जाएगा और इधर q ऑफ x के साथ चला जाएगा। हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व इन द सेंस इस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें ये समझना है। तो देखिए क्या होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, इट इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ये फर्स्ट वाली y में है और सेकंड वाली x में है। ओके, x में लीनियर होने का मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल x है, और ये y में लीनियर होने का मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल y है। ओके, अब इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिख कैसे सकते हैं? dx से एलसीएम ले लीजिए, dx को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या होगा? dy इज इक्वल टू y p ऑफ x dx इज इक्वल टू q ऑफ x dx। इज इट ओके? क्लियर, नो प्रॉब्लम। इधर हमने इसको शिफ्ट कर दिया, dx से इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए, सिंस अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंटीग्रेट किया, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जो RHS है उसमें q ऑफ x dx है, तो q ऑफ x ओनली x का फंक्शन है, साथ में कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट से में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x के फंक्शन का, ये भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यहां पर होगी, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है बट साथ में y भी आ रहा है p ऑफ x के, तो यहां पर इंटीग्रेशन इतने इजीली नहीं होगा। अब इजीली नहीं होगा तो क्या करें? प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए तो क्या होगा, जब भी कोई चीज हम डायरेक्टली नहीं काम कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे साइड वे से जाते हैं। तो अगर यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो किसी इसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका इंटीग्रेशन इजी बना दे। अब आप बोलेंगे सर फंक्शन से हम जबरदस्ती क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बाहर से लेके आएंगे। यस, बाहर से लेके आएंगे, बट एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी कोई इक्वेशन है और उसमें सेम ऑपरेशन हम दोनों साइड पर अप्लाई करते हैं, इक्वल के इधर भी और इधर भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करें और इक्वल के LHS में भी करें और RHS में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ओके, या फिर एडिशन करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होता ना। तो सिमिलरली यहाँ पर यही करेंगे हम। कोई ऐसा फंक्शन ढूंढे जिससे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये डिफरेंशियल, ये इंटीग्रेबल हो जाए, यानी कि ये इसका क्या हो जाए, इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर पाए, इंटीग्रेबल हो जाए। तो अगर किसी ऐसा फंक्शन जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये इजीली इंटीग्रेबल हो जाए,
तो उसका नाम क्या होना चाहिए इस फंक्शन का? इंटीग्रेबल कांस्टेंट, इंटीग्रेबल फंक्शन। ओके, क्लियर? अगर उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेबल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, इंटीग्रेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेबल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ऐसा फंक्शन जिससे इसको मल्टीप्लाई करे तो वो क्या बन जाए? इंटीग्रेबल फैक्टर। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। अब सिंस हमें चाहिए क्या, यहां पर y प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, y प्रॉब्लम कर रहा है तो हम क्या करें, यहां पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाए कि ये y प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, किसी और के साथ मर्ज हो जाए, हमें एक चीज मालूम है क्या, कि अगर इस y का डिफरेंशिएशन देखें तो dy बनता है, इधर जो दे रखा है। ओके, क्लियर? बट ये किसका बनेगा अभी तक हमें नहीं पता लग रहा। अगर ये y हमारे पास है तो इस y का डिफरेंशिएशन ये dy हो गया। अब इसके साथ हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए, क्लियर, क्लियर, जिसका डिफरेंशिएशन क्या बनता हो? p ऑफ x dx। ओके, तो हमें एक चीज मालूम है कि अगर e की पावर में हम p ऑफ x dx p ऑफ x रखते हैं, ठीक है, e की पावर में क्या रखते हैं हम? ये वाला पार्ट रखते हैं। ओके, तो क्या सिचुएशन बनेगी? और सिंस अगर ये पार्ट हमने रखा और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पूरे का, तो क्या होगा? y देखिए, e की पावर px अगर कांस्टेंट रख, e की पावर p ऑफ x फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy। ओके, प्लस, क्लियर, y कांस्टेंट, e की पावर p ऑफ x का डिफरेंशिएशन e की पावर p ऑफ x। ओके, क्लियर, और साथ में क्या आएगा हमारे पास? सिंस e की पावर p ऑफ x का डिफरेंशिएशन किया है ना, ओके, तो e की y e की पावर p ऑफ x p डैश ऑफ x, p का भी डिफरेंशिएशन होगा और साथ में dx आता है कि नहीं आता? अब यहां पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि यहां पर ये जो डिफरेंशिएशन p का हो गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बिकॉज इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इसको ऑलरेडी इंटीग्रेशन में ही हम रख के और क्या करें, मल्टीप्लाई करें। यानी कि y को किससे मल्टीप्लाई करें? e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx से। तो क्या बनेगा देखिए, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy। ये वाला पार्ट जो होगा ये एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, e की पावर p ऑफ x इंटीग्रेशन p ऑफ x dx प्लस y इज इट इज कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी, e की पावर में जो भी होता है तो वो एज इट इज कांस्टेंट आता है, तो ये पहले तो एक बार तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। साथ में इस इंटीग्रेशन p ऑफ x dx का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, बचेगा क्या? p ऑफ x। ओके, और x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? और dx भी हट जाएगा उसका, और जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx आएगा, तो ये फॉर्म हमें मिलेगी। और जब ये फॉर्म मिल गई तो देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इधर dy और ये आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन इधर है और इसका डिफरेंशिएशन इधर है, तो इसको लिख पाएंगे d ऑफ y। ओके, e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। इज इट ओके? हो गया सॉल्व, यही तो किया है हमने। क्या किया? टू मेक इट इंटीग्रेबल, इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, किससे? e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया हमने। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या होगा? e की पावर अंडर रूट p ऑफ x dx हमें मिला इंटू dy। ओके, प्लस e की पावर इंटीग्रेशन px dx से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो dy को कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड टर्म को भी, RHS में RHS को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके जो मैंने आपको बताया, यही वाला तो पार्ट था, यही वाली टर्म थी, तो ये क्या बना? y का डिफरेंशिएशन ये है और e की पावर इंटीग्रेशन px dx का डिफरेंशिएशन ये है। ओके, तो दोनों को कंबाइन करके d ऑफ y इंटू e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx लिखा, इज इक्वल टू q ऑफ x e की पावर अंडर रूट p ऑफ x dx इंटू dx, ये वाला टर्म आ गई। अब सिंस इधर ये क्या है, ओनली ये पूरा डेरिवेटिव की फॉर्म में है। ओके, ये डेरिवेटिव है और टोटल डेरिवेटिव, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इधर ये ओनली एक्स का फंक्शन, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दोनों साइड पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, हो गया इंटीग्रेशन और हो गया ये सॉल्व। जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी हट जाएगा, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज आएगा, ये हमने एज इट इज लिख दिया है। क्लियर? ओके, और राइट हैंड साइड तो है ही सही, जो भी क्यू होगा, जो भी पी होगा वो पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, हो गया सॉल्व। तो देखिए करना क्या है, क्या चीज याद रखनी है, अगर dy बाई dx में है, ओके, तो y के फैक्टर की फॉर्म में p ऑफ x आएगा। सिंस dy बाई dx में है
तो जब भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, सिंस x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर में क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा y के कोफिशिएंट का। ओके, तो हमने वही किया, विच इज ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। और ये जो टर्म है ये क्या है, वर्क एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे। ओके, फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। सिमिलरली 2 के लिए भी हम कर सकते हैं। 2 के लिए क्या होगा, तो देखिए इक्वेशन 1 यानी कि जिसमें y डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट है, तो ये तो रहेगा e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब सेकंड केस मतलब x डिपेंडेंट है y इंडिपेंडेंट है, जब भी y इंडिपेंडेंट होगा तो e की पावर में जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा। y इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप रटेंगे सिंबल्स को तो दिक्कतें खड़ी होगी। x एंड y बोथ आर ओनली जस्ट सिंबल्स, कुछ नहीं है, ओनली जस्ट सिंबल्स है, रिप्रेजेंट करने के नोटेशन से। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, किसी का भी नाम है, और नाम से उसका कैरेक्टर नॉर्मली पता नहीं लगता है। ओके, आपने कई बार देखा होगा किसी का नाम जो है क्या नाम है, धनराज है, पर वो बेचारा बहुत ही गरीब होता है, एक है कि नहीं। हो सकता है धनराज नाम का व्यक्ति जो है भिखारी भी हो, तो धनराज होने से वो बहुत बड़ा धनराज नहीं हो जाएगा। किसी का नाम राजा होने से वो राजा नहीं बन जाता। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जस्ट दीज आर जस्ट सिंबल्स, ये ओनली क्या है, सिंबल्स है। ठीक है, क्लियर। और अगर ये सिंबल्स है तो क्या होगा, सिंबल है तो हम सिंबल्स का नोटेशन चेंज, मतलब कहीं पर भी कुछ भी चेंज हो सकता है, तो आपको रटना नहीं है। अगर आपने एक्स और वाई एग्जैक्टली रट लिया कि यहाँ एक्स आता है यहाँ वाई आता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। याद रखिए कहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, कहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। और एग्जामिनर्स जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस में खेल जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और वो क्या कर देते हैं, सब बराबर कर देते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए y क्या है हमारे पास यहाँ पर, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हुआ, और जो सेपरेट x होगा उसका कोफिशिएंट, ये वाला जो x है इसका कोफिशिएंट क्या है, p1 ऑफ y। आप तो ये याद रखिए, p1 और p को भी रटना नहीं, आप तो याद रखिए कि x का जो कोफिशिएंट होगा सिंगल डिग्री 1 में x जब होगा और उसका कोफिशिएंट होगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा। तो वो लिख दिया हमने e की पावर इंटीग्रेशन p1 ऑफ y dy। ओके, अब करना क्या है आपको, देखिए ये e की पावर एज इट इज रटना नहीं है, कुछ मत रटिए, सिंपल से याद रखिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y इंटू इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन थी जब y डिपेंडेंट वेरिएबल था dy बाई डी एक्स वाली, कौन सी वाली, मैं यहां लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x, ओके, y इज इक्वल टू q ऑफ x। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y इंटू, सिंस y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y में y का सॉल्यूशन जो है x में मिलेगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका है, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड पर q है तो इस q को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं, और इंटीग्रेशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, और उसमें c ऐड कर देंगे। कुछ भी तो नहीं किया, देखिए ओनली इंटीग्रेशन फैक्टर में जो है ये p आएगा, तो आपको रटना नहीं है, समझेंगे इजीली हो जाएगा। अभी एग्जांपल से हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो इतना लंबा रखने के बजाय सबसे बेटर है कि ये तो याद रहेगा इसे ही आपको, ओके, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता कैसे है, किससे निकालते हैं। ओके, बाकी ये वाला मैं फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो यहां पर पुट करिए, डायरेक्टली इजीली हो जाएगा। सिमिलरली अगर सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन इन द सेंस dx बाई dy प्लस p1 ऑफ x, सॉरी p1 ऑफ y, x इज इक्वल टू q1 ऑफ y। अगर ये टाइप की इक्वेशन है जिसमें y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x का सॉल्यूशन मिलेगा, यानी x आएगा यहाँ पर, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, और राइट हैंड साइड पर q1 ऑफ y है तो q1 ऑफ y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, सॉल्व हो गया, जैसे ऊपर वाला किया था उसके जैसे। ओके, और आर्बिट्री कांस्टेंट तो हमें ऐड करना ही है इंटीग्रेशन का। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो इजीली समझ में आएगा, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ओके, ध्यान से देखो, x नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो नहीं होगा, और साथ में क्यों नहीं होगा, बिकॉज कोट में अगर जीरो है, अगर x जीरो हो गया तो कोट जीरो का मतलब क्या है, कॉट x का मतलब है, कॉट x का मतलब क्या है, cos x अपॉन साइन x, और अगर x जीरो हो गया तो साइन x जीरो, यानी डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब है कि इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा।
और इन्फिनिटी की तरफ चला गया मतलब अनडिफाइंड सा हो गया, इसलिए हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि x 0 नहीं होगा। और इसका सॉल्यूशन निकालना है x इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इक्वल टू 0 पर, दोनों एक पॉइंट पर, पाई बाई टू कोमा 0 पॉइंट पर। कैसे सॉल्व करें? पहले तो ये चेक करिए किस टाइप की इक्वेशन है। तो क्या सेपरेशन सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं दिख रही है, देखने से नहीं पता लग रहा है। होमोजीनियस है क्या? नहीं पता लग रहा है। ओके क्लियर, और है भी नहीं। इसकी डिग्री यहाँ पर क्या है देखिए, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, साथ में ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी नहीं पता लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज पता लग रही है क्या, dy बाई डी एक्स है, साथ में क्या है प्लस वाई कॉट एक्स। ओके, और y इधर आता ही नहीं है, यहाँ पूरा x का ही फंक्शन है, तो ये क्यू ऑफ एक्स जैसा हो गया। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर y सिंगल पावर में है, उसके साथ x का फंक्शन आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस टाइप की है? मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ओके, और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म इसी टाइप की है। यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा कि जो है p ऑफ x क्या है, तो p ऑफ x यहाँ पर है cot x। ओके, और जो q ऑफ x है वो क्या है, वो है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। इज इट ओके? चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक क्लियर हो गया। अब करना क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले इंटीग्रेबल बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेबल बनाना है तो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो फंक्शन क्या होगा, उसको बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, आई एफ, ई की पावर में आता है, ये तो हमें पता होगा, पता है ऑब्वियसली। ठीक है, ई की पावर में क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो देखिए क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर में आता है। ओके, ई की पावर में आ रहा है इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब ए की पावर में क्या आता है, देखिए हमें मालूम है कि जो भी वाई होता है उसका कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, कॉट एक्स यानी पी ऑफ एक्स, वो उसका इंटीग्रेशन आता है। और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, किसको, कॉट एक्स को, तो ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं, ई रेस्ट टू पावर, अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स वैसे तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है, फिर मैं अलग से भी लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स। और ई की पावर में लॉग है, तो ई तो एंटी लॉग है और वो साथ में लॉग है, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, रिजेक्ट होंगे एक दूसरे से, और बचेगा क्या, साइन एक्स। ओके, लॉग हट गया तो मॉड्यूलस भी हम यहाँ पर हटा लेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। अब आपके माइंड में ऐसा तो नहीं है ना कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ये क्यों होता है, वैसे तो हम इंटीग्रेशन वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बट अगर फिर भी हल्का सा आपको जानना है तो वही वापस सेम थिंग कि इसको कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। साइन को टी कंसिडर करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो कोस एक्स डी एक्स जो होगा वो डी टी के साथ चला जाएगा, और ये बचेगा डी टी अपॉन टी, और टी का होता है लॉग मॉड ऑफ टी, और टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो साइन टी आएगा, और ये बन जाएगा मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। ओके क्लियर, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस वाले फॉर्मूला का यूज करना है तो आप इजीली इसको इंटीग्रेट भी कर पाएंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटीग्रेट कर पाएंगे एक नहीं, या फिर बताऊं, चलिए थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया है हमने, तो देखिए हमने यहां पर इसका इंटीग्रेशन कैसे किया है मैं आपको बता देता हूं। हाँ, यहां पर बता देता हूं। ठीक है, देखिए क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स था। ओके, कॉट को क्या लिखा हमने, इंटीग्रेशन कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। हमने कंसिडर किया लेट, सॉरी लेट, हमने कंसिडर किया कि लेट जो साइन एक्स इज इक्वल टू है, साइन एक्स है उसको हमने टी कंसिडर कर लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। इसमें वैल्यूज पुट की तो cos x dx तो हो गया dt, और sin x को क्या लिखेंगे हम, t डिनोमिनेटर में, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड t। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, log mod ऑफ sin x। इज इट ओके? यही इंटीग्रेशन वहां पर हमने लिखा है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इसको हम जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट उस पर चलना है। ओके, देखिए अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, वो क्या है, साइन एक्स। यानी कि जब भी अगर हम साइन एक्स से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेबल हो जाएगी, फिर इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, बट इतना लंबा करेंगे उससे बेटर है, चाहे तो आप वो तरीका भी यूज कर सकते हैं, साइन एक्स से इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इतने लेंदी प्रोसेस में उलझना नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। बेटर क्या है, हम फॉर्मूला का यूज करें। फॉर्मूला क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो आरएचएस में होता है q ऑफ x, उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं x के रेस्पेक्ट में और आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन x, तो y इंटू साइन एक्स हो गया। इधर क्या था, q ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट x, और उसको साइन x से मल्टीप्लाई कर दिया। सोल्व कर लेते हैं, ये तो हो गया एज इट इज y साइन x एज इट इज। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन एक्स को, इसको अंदर शिफ्ट कर दीजिए, साइन एक्स को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x साइन एक्स, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर कोट एक्स, यानी कोस अपॉन साइन, तो और एक साइन ये भी है, तो अपॉन वाले साइन से ये वाला साइन जाएगा और ये बचेगा कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब इजीली इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा, u इंटू वाले, ये u इंटू वी वाले फॉर्मूला से इंटीग्रेट होगा, और इंटीग्रेशन के लिए हम आइलेट्स वगैरह, जो आइलेट वगैरह जो हमारे पास मेथड है उसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर देखिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंटीग्रेट करना है इसको, पूरे पूरे पार्ट को। ओके, तो वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसका इंटीग्रेशन करना है हमें इंटीग्रेशन करना था 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए फर्स्ट फंक्शन किसको कंसिडर करें, टू तो आज आप चाहे तो कांस्टेंट कंसिडर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मालूम है जब भी इंटीग्रेशन में u इंटू वी का अप्लाई करते हैं, तो देखिए डिफरेंशिएशन में तो u इंटू वी इजी है, कैसे कि एक फंक्शन को कांस्टेंट कंसिडर किया, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरे को कांस्टेंट कंसिडर किया, पहले का डिफरेंशिएशन कर लिया। बट यहाँ पर इजी नहीं है, होता इतना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक को कांस्टेंट किया, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले को कांस्टेंट इंटीग्रेशन, दूसरा कांस्टेंट, ऐसा नहीं है। प्रॉपर कैसे होता है कि फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस, सॉरी माइनस, ओके, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो जिसका हमें डिफरेंशिएशन की वो देखिए, वो आइलेट याद रख लीजिए, ज्यादा बेटर है। नहीं रख पाते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, रटना नहीं है। आप ये सोचकर चलिए, हम जो है डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का करें, सिंस इंटीग्रेशन से तो चीजें बढ़ती जाती है और इंक्रीज होती जाती है, ओके, जुड़ती जाती है। डिफरेंशिएशन से जो चीजें छोटी होती जाती है, जैसे डिग्री है वो कम होती जाती है, और कभी कभी डिग्री जीरो होकर कांस्टेंट भी बन जाता है। तो हम क्या करें, हम उस टर्म को डिफरेंशिएशन के लिए चूज करें जिसका डिफरेंशिएशन करने पर उसकी डिग्री कम हो और फाइनली वो या तो जीरो हो जाए या कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो 2x है, इसकी डिग्री 1 है x की, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार में ही ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं, तो 2x एज इट इज कांस्टेंट, साइन x का इंटीग्रेशन, ओके, ये साइन x का इंटीग्रेशन माइनस, ओके, 2x जो है उसका डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 2, ओके, क्लियर, मैं यहां पर लिख देता हूं, ओके, इनटू सेकंड फंक्शन जो है उसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन, ओके, ये आई फर्स्ट टर्म, यानी इस वाले का किया अभी। अब जब एक्स स्क्वायर वाले का करेंगे तो क्या करेंगे, इज इक्वल प्लस, ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, ओके, तो cos x dx माइनस, ओके, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और ये cos x का यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन,
और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे तो देखिए अब यहां पर x आ रहा है, तो पहले लिख देता हूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 2x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, ये माइनस कॉस x हो गया, माइनस, देखिए ये इंटीग्रेशन में है, 2 एज इट इज बाहर ले लेते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस x माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, और ये अंदर वाला इंटीग्रेट हुआ है अभी, बाहर वाला एज इट इज है, प्लस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ओके, माइनस, यहां पर देखिए इंटीग्रेशन में 2x है, ओके, और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस में ये साइन एक्स dx हो गया, ओके, क्लियर है। इस वाली टर्म से जो हमें मिला था ये वाला, ये वैल्यू थी, ओके, क्लियर है। अब देखिए ये टर्म चाहे तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इस वाले पूरे टर्म को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में जो आ रहा है वही यहाँ पर क्या है, प्लस में है कि नहीं है ना, तो या तो ये इस टर्म से डायरेक्टली ये कैंसिल आउट हो जाएगी, कि ये टर्म जो है क्या करेगी, देखिए ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, यहां पर देखिए इसी से तो इंटीग्रेट करके ये फर्स्ट टर्म लिखी थी, ये वाली टर्म पूरी, ओके, और इसी से क्या है ये वाला, तो ये किसके इक्वल है, 2x साइन x के इंटीग्रेशन में, ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया, और आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये सॉल्व हो गया। या फिर जब कभी भी आपके पास इस टाइम की कंडीशन बनती है कि 2x साइन एक्स वापस फिर आ गया, या फिर x की डिग्रीज हायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, सपोज x3 होता है, x की पावर 4 होता, तो कितनी स्टेप पर जाते हैं, तो इतना परेशान नहीं होना है, इतनी सारी स्टेप नहीं लिखनी है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड है, उसको सॉल्व हम कर सकते हैं, वो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब इंटीग्रेशन सीखेंगे, तब वहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे करना है, अदरवाइज एक ही लाइन में आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, कितनी भी डिग्री आपको दी गिवन हो, ठीक है, इतना लंबा नहीं करना है। तो फाइनली हमारे पास राइट हैंड साइड पर तो क्या था, y साइन एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ गया, जैसा अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ओके, क्लियर है, नो प्रॉब्लम, ओके, चलिए, तो देखिए बन गया, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट हमने अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या दिया है, ये हो गया हमारे पास जिसका जनरल सॉल्यूशन, बट हमें बोला है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि इस पॉइंट पर सॉल्यूशन निकालना है, और जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सॉल्यूशन निकालना है मतलब वो क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो देखिए क्या है, एट x इक्वल टू पाई बाई टू, वाई इक्वल टू जीरो, ओके, x इक्वल टू पाई बाई टू पर y इक्वल टू जीरो मिलेगा, ओके, तो y इक्वल टू जीरो हमने यहाँ पर पुट किया, और ये हो गया साइन पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू हो गई, तो साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू होल स्क्वायर, ओके, साइन पाई बाई टू प्लस सी, इज इट ओके, y की वैल्यू जीरो पुट कर दी, जहां पर x था वहां पाई बाई टू हमने पुट कर दिया है, ये जीरो होते से इसका एलएचएस पूरा जीरो हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जीरो हो गया, इसका एलएचएस इज इक्वल टू पाई बाई टू मीन्स पाई स्क्वायर अपॉन 4, ओके, पाई बाई टू का होल स्क्वायर, साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती क्या है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है 1, ओके, और प्लस में सी, हमें सी चाहिए, तो इस पाई बाई टू पाई स्क्वायर बाई 4 को लेफ्ट हैंड साइड जो है दूसरी साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो माइनस के साथ आएगा, और सी की वैल्यू आएगी माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, अब ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 जो है हमें यहाँ रिप्लेस कर देना है, और सोल्यूशन हमारा हो जाएगा y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, इज इट ओके, क्लियर है। एक और तरीका है कि y को इधर रखें और साइन एक्स को हम जो है RHS में लेके आए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, और साइन एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इट क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, साइन एक्स जीरो नहीं होगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, अगर जीरो हो गया तो फिर इंफिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ओके, इसलिए हम रेस्ट्रिक्शन लगाया है, ओके, देखिए यहाँ रेस्ट्रिक्शन था एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ है कि एक्स साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, वहां ओनली एक्स इक्वल टू जीरो था, यहाँ है साइन एक्स भी जीरो नहीं होगा, साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होता है, जीरो पर होगा, पाई पर जीरो होता है, टू पाई पर जीरो होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू ना तो जीरो होगी, ना पाई होगी, ना टू पाई होगी, इस टाइप की वैल्यूज नहीं होगी, अदरवाइज ये सॉल्यूशन डिफाइन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके, तो ये जो वाली कंडीशन है चेंज हो सकती है, सॉल्यूशन में अलग हो सकती है और डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग हो सकती है, कि हमें खुद से आइडेंटिफाई करना है, ओके, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ओके, ये मैं आपको यहाँ पर होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे, सेम मेथड है, ओके, अब थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म थी dy बाई डी एक्स, उसके साथ कुछ भी नहीं था, तो कुछ नहीं करना, इस एक्स स्क्वायर बाई माइनस वन को इधर शिफ्ट कर देना है इनके नीचे, तो जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया dy बाई डी एक्स,
ओके, प्लस 2x अपॉन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन से इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑलरेडी है, ये भी आया, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। इज इट ओके, क्लियर है? तो अब ये वापस वही हो गया, ये पी ऑफ एक्स हो गया, ओके, ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है, क्या होगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ओके, इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिनोमीटर में जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है उसको टी कंसिडर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2x dx आएगा, और वो dt हो गया तो ln में आएगा, ई से ln चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस वन डायरेक्टली। क्लियर, इज इट ओके? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, और इसका सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर आपसे नहीं होता है तो आप बताइए, हम इसको कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 ln मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सम c, ये आपका रिक्वायर्ड इसका सॉल्यूशन रहेगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें dy बाई डी एक्स था, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने लिया है, इसमें x जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखिए देखिए, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर इसको हमने dy बाई डी एक्स क्यों नहीं ले सकते। तो देखिए, अगर आप dy बाई डी एक्स में बनाने का ट्राई करेंगे, लेट अस से यहाँ से, ओके, तो आपने dy बाई डी एक्स बनाया, ओके, क्या बचेगा, ये dx को इधर लेके आए, ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में tan इनवर्स y माइनस एक्स। अब हमें मालूम है कि यहाँ पर y जो है स्क्वायर में भी आ रहा है, अगर dy बाई डी एक्स बनाते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y होगा, और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा उसकी डिग्री 1 में होना चाहिए, और उसके साथ कोई दूसरे फंक्शन में वो नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर y स्क्वायर में भी आ रहा है, यानी डिग्री भी 1 नहीं है, दूसरा tan इनवर्स के साथ भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बनेगा ही नहीं, लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, दिक्कत करेगी। तो ये, और यहाँ पर जो x है वो x डिग्री 1 में आ रहा है, तो कभी कभी हमें डिसाइड करना होगा कि dy बाई डी एक्स बनाए या dx बाई dy बनाए। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल की डिग्री जो है 1 है, कौन सा वेरिएबल की पावर 1 है, और साथ में वो किसी दूसरे फंक्शन साइन कोस टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ई की पावर लॉगरिथम उनके साथ नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर x अकेला है, इसकी डिग्री 1 है, किसी और फंक्शन में नहीं आ रहा है, तो इसको dx बाई डी वाई बनाएंगे। तो dx था, dy को शिफ्ट किया, ये मिला टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, इससे इधर डिवाइड कर दिया। अब करना क्या है, टेन इनवर्स y को और माइनस एक्स को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर से एक्स वाली टर्म को हम LHS में लेके आए, ये माइनस का था, इधर आके प्लस में हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, माइनस में है, ये इधर आएगा, किधर, इधर LHS में, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया, ये टर्म एज इट इज है। तो x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास x के साथ जो आ रहा है वो ओनली y का फंक्शन है, RHS में ओनली पूरा का पूरा y का फंक्शन है। तो मीनिंग क्या हुआ, dx बाई डी वाई प्लस, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो मैं लिख देता हूँ डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू, ये क्या है, P1 ऑफ x है, P1 ऑफ y, और ये x है, और ये साथ में Q1 ऑफ क्या है, y है, और साथ में ये x डैश तो है ही से, x का डेरिवेटिव। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें यहाँ पर, तो P1 ऑफ y की वैल्यू क्या है, वो है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और Q1 ऑफ y की वैल्यू क्या है, वो है इधर पूरा RHS, यानी कि 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इज इट ओके, हो गया। अब अगर ये है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, हमें मालूम है, एक ही पावर में आता है, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, एक ही पावर में इंटीग्रेशन, और क्या आता है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इसका x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये P1 यानी कि P1, तो P1 आया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा,
जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में क्या है, y है, जिसका ये फंक्शन है 1/1 + y²। तो ये dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, y के रेस्पेक्ट में हो गया। अब आपके माइंड में कभी कभी आएगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब y का फंक्शन आ रहा है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, x का फंक्शन आएगा तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इतना लोड लेने की जरूरत क्या है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम सही है। बट कभी अगर इक्वेशन सपोज आपको ऐसी दे दी, कैसी दे दी, सपोज आपको इक्वेशन जो है सपोज आपको इक्वेशन दे दिया dy/dx, ओके, प्लस, ओके, 5, या फिर मैं x में लिख देता हूं, पहले ज्यादा बेटर रहेगा, वो आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज आपको गलती से इक्वेशन दे दिया dx/dy प्लस 7x इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू 10y, इस टाइप की इक्वेशन दे दी। अब यहां पर x का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है 7, ओके। अब जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे तो वो क्या आएगा, if इज इक्वल टू e⁻⁻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 अब देखिए, अगर आपको याद है, आपको समझ में आया है, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y है, तो dy y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। बट कभी कभी सिंस y डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो जो हमारी आदत बनी हुई है dy/dx मानकर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की आदत बनी हुई है, कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में वही होता है, तो जो आदत बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम मजबूरी में इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, गलती से, बाई मिस्टेक, बहुत सी बार हम मजबूरी क्या मतलब आदत बनी हुई है ना, और आदत से तो हम लाचार होते हैं वैसे भी, तो आदत बनी हुई है, तो इंटीग्रेट गलती से अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो e⁻7x हो जाएगा, और जैसे e⁻7x यहाँ पर रखा तो पूरा का पूरा कबड़ा हो जाएगा, कबड़ा मतलब पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया, और ये पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है, सोल्व होगा ही नहीं आपसे, ठीक है। तो समस्या हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ओके। कि कांस्टेंट टर्म जैसे ही आएगी तो वहां पर वेरिएबल दिखेगा नहीं, और वेरिएबल नहीं दिखेगा तो इंटीग्रेशन मजबूरी, जो आपकी आदत, हमारी आदत पड़ी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे, और वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स के होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही का होता है या आप ही का हो सकता है, ओके। तो देखिए, अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो 1/1 + y² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y होता है, हमने इंटीग्रेट किया e⁻tan इनवर्स y, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सिंस यहाँ पर dx/dy में है, तो सॉल्यूशन मिलेगा वो x का मिलेगा y की फॉर्म में, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर राइट हैंड साइड पर जो भी होता है y का फंक्शन q1 ऑफ y, ये रहा हमारा, ये हमने पुट कर दिया एज इट इज, और if इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने यहाँ पर क्या है, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा, ये पुट किया, e⁻tan इनवर्स y पुट कर दिया, हो गया सॉल्व, हुआ कि नहीं हुआ बताइए, कैसे सॉल्व हुआ। tan इनवर्स y जो है हमारे पास, जो भी tan इनवर्स y आ रहा है उसको हमने एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लिया, सपोज 3। tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस, सॉरी, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस y² dy/dt, तो यानी ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इसके साथ, इस dy के साथ ये पूरा बनाएगा क्या, dt, ओके, ये तो देगा dt, और ये बन गया t, और ये बन जाएगा e⁻t, तो बना t e⁻t dt, और इधर भी चाहे तो, सिंस इधर तो इंटीग्रेशन करना नहीं है, तो चाहे तो आप इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, या फिर e⁻t में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अब t e⁻t u इंटू वी से सॉल्व करेंगे, हो गया सॉल्व। फर्स्ट फंक्शन t को कंसिडर करेंगे, ओके, फर्स्ट, और e⁻t को सेकंड कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी t का डिफरेंशिएशन 1, और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, और उस पूरे का इंटीग्रेशन वापस e⁻t, तो यहाँ पर ये मिला, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर दिया, e⁻t इन दोनों में से कॉमन लिया तो t - 1 e⁻t प्लस c कांस्टेंट आया, ओके। अब e⁻t में मतलब जो t है उसका वैल्यू वापस पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स y, उसके पहले हम एक काम कर सकते हैं, यह है x e⁻t, इधर है t - 1 e⁻t, ओके, तो e⁻t से e⁻t को कैंसिल करें, यानी कि e⁻t से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को, तो ये बना x इज इक्वल टू t - 1 प्लस c e⁻t, ओके। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स t की वैल्यू पुट की हमने, tan इनवर्स y -1 c e की पावर में माइनस t है, t की वैल्यू क्या है हमारे पास,
टेन इनवर्स वाई। ओके, क्लियर है? तो एक्चुअली शायद हमने यहाँ पर जो है साइन यहाँ पर माइनस लगाना है हमें, और वो माइनस रह गया है। ओके, सॉरी, ऑलरेडी, यस, एकदम करेक्ट है। टी की वैल्यू टेन इनवर्स वाई है। ओके, और ई की पावर माइनस टी है, तो सी ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई आएगा। और माइनस लगाना हमने नहीं लगाया है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। टाइपिंग एरर हो गई है माइनस साइन की, तो यहाँ पर जो है ये माइनस भी रहेगा पावर। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम गाइस। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर मिल गया है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है। साथ ही इसके बाद हमारे पास जो है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज होती है। और मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग में यूज होती है, यानी कि जो है इकोनॉमिक्स में यूज होती है, इकोनॉमी में यूज होती है, बायोलॉजी में यूज होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब में यूज होती है। बहुत वाइड यूज है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ओके, तो उसी का एग्जांपल ऐसे बैंक के बारे में पूछा है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है कंटिन्यूअसली 5% की रेट से। ओके, तो कितने साल में 1000 रुपए जो है इस 5% की रेट से जो इंक्रीज हो रहा है, तो कितने साल में डबल हो जाएंगे। तो अब मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, बहुत टाइम लग सकता है कि एक चीज को करें। डिफरेंशियल इक्वेशन से शॉर्ट में हो जाएगा। ओके, और इसका यूज भी हम समझेंगे, ये कैसे यूज करता है, कैसे वर्क करते हैं। ओके, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम लेंगे, और बाकी जो आपके जेई और बोर्ड में जो आए हैं वो भी लेंगे। बाकी कंपेटिटिव एग्जाम्स के भी हम जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्वेश्चन हम लेंगे। ओके, बट अगर अभी तक आपने जो है चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को भी, जो क्लास है इसको भी लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उनको भी तो कुछ मिले। ओके, अच्छा उनको मिल सके। दूसरा, अगर जो है टेलीग्राम चैनल आपका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करवाया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो इस स्टडी मटेरियल का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, इजीली। सो गाइस, आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इनके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ओके बचाने में। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, सो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, मिलते हैं।